बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कृष्णचंद्र का अफसाना बुरे फंसे। मैं आसानी से किसी दोस्त की मुसीबत में फंसने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक दफा ये हुआ कि मेरे दोस्त मोतीराम ने मुझे चाय पर मदऊ कर रखा था, और चूंकि इस रोज शाम को कुछ मेहमानों ने मेरे यहाँ आने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने मोतीराम की चाय की दावत झट से मंजूर कर ली और इसके घर चाय पीने के लिए चला गया। वहाँ जाकर एक अजीब माजरा देखा। मिस्टर और मिसेज राम दोनों बाहर जाने के लिए कपड़े पहने हुए अजीब घबराहट और परेशानी के आलम में खड़े थे, और इनके 6 बच्चे इनके आसपास हैरत से दम बखुद इनकी तरफ देख रहे थे, और चाय का कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। क्या बात है मोतीराम? मैंने पूछा। क्या बताऊं दोस्त, मोतीराम भराई हुई आवाज में बोला। मेरे करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है। बेचारा कोलाबे में रहता है, जो यहाँ से 15 मील दूर है। मैंने कहा, अब कोलाबे में रहने वालों ने हमेशा जिंदा रहने का पट्टा तो लिखवा नहीं रखा। मौत वहाँ भी आ सकती है, और यहाँ से 20 मील दूर भी। रहा रिश्तेदार के मरने का अफसोस, तो वो बरहक है। रिश्तेदार मरते ही रहते हैं। अब इस शहर बम्बई को ही ले लो। सुना है यहाँ हर रोज 20,000 आदमी मरते हैं, और इनकी जगह लेने के लिए 25,000 आदमी हर रोज रेलगाड़ियों में भरकर बाहर आ जाते हैं। समझ में नहीं आता कि किसके लिए मातम किया जाए, किसके जाने का अफसोस। अफसोस इस बात का नहीं है, मिसेस मोतीराम आंखों में आंसू भरकर बोली, कि इनका रिश्तेदार मर गया है। अफसोस इस बात का है कि मैं अपने हाथ से आपको चाय नहीं पिलवा सकूंगी। कोई बात नहीं भाभी जी, मैंने मिसेस मोतीराम की तरफ देखते हुए कहा। मैं कल आ जाऊंगा चाय पीने के लिए। इतना कहकर मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। फौरन मोतीराम ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे रोका। वो मेरी तरफ मुल्तजाना नजरों से देख कर बोला, दोस्त, मैं इस वक्त एक अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। 6 बच्चों का साथ है, 7वां पिंगोड़े में सोया पड़ा है। मैं वहाँ अपने 7 बच्चों को नहीं ले जा सकता, और वहाँ जाना भी जरूरी है। तुम इस वक्त मेरी मदद करो और 2-3 घंटे मेरी खातिर इस घर में ठहर कर हमारे बच्चों की देखभाल करो, तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। इस वक्त 5 बजे हैं, हम 8 बजे तक जरूर आ जाएंगे। मिसेस मोतीराम ने मुझे सोचने का मौका नहीं दिया, जल्दी से बोली, चाहे तुम खुद बनाकर पी लेना। किचन में सब कुछ रखा है। फ्रिज में अंडे भी हैं और फ्रूट भी है। कुछ खाने का सामान भी है, मिठाई भी है। मैंने सोचा 8 बजे तक तो मेरे मेहमान भी मेरे घर पर मेरे इंतजार जरूर करेंगे। चलो चाय की बचत हो जाएगी, ऊपर से मुफ्त में चाय, मिठाई और फ्रूट से अपनी तवाजा रहेगी। 3 घंटे यहाँ आराम से गुजार लेंगे। इसमें मुसीबत ही क्या है प्यारे, कभी किसी दोस्त के काम भी आना चाहिए। चुनाचा मैंने हाँ कर दी, और वो लोग मेरे शुक्रिया अदा करके अपने घर और अपने बच्चे मेरे सपुर्द करके जल्दी से रुखसत हो गए। इनके जाने के फौरन बाद मैंने घर की सबसे बड़ी लड़की पुश्ती, जिसकी उम्र 10 साल की थी, से कहा, पुश्ती, चाय तो पिलाओ। अभी लाती हूँ अंकल, वो मुस्तैदी से बोली, और दौड़ी दौड़ी वापस आई और कहने लगी, नेमत खाने में तो ताला पड़ा है। मालूम होता है जाते समय मम्मी गलती से ताला लगा गईं। नेमत खाने में ही चाय, दूध और सब बंद है। तो फ्रिज में देखो, फ्रिज भी बंद कर गई हैं। बड़ा लड़का बंटू, जिसकी असली उम्र 8 साल है और जो 12 साल का मालूम होता है और बड़े तंदुरुस्त हाथ पैर का है, बड़े जोर से मेरे कंधे पर हाथ मारकर बोला, ये तो मम्मी की पुरानी आदत है, बाहर जाते समय हमेशा नेमत खाना बंद कर जाती हैं। मगर आप फिक्र ना करें अंकल, आपको चाय जरूर पिलवाई जाएगी। आप आराम से सोफे पर बैठें, कोट उतार कर मुझे दे दीजिए, मैं इसे अंदर की अलमारी में टांके देता हूँ। गर्मी का मौसम है, पंखा खोले देता हूँ, अभी चाय तैयार हो जाती है। मैंने टाई ढीली की, कोट उतार कर बंटू को दे दिया, जूते उतार कर पप्पू को दिए, छड़ी टल्लू के हाथों में थमा दी, टोपी बबलू के हवाले की, और खुद 4 साल की मीना को गोद में लेकर बैठ गया। थोड़ी देर में बंटू चाय का सामान बाजार से ले आया। पुश्ती ने चाय बनाई और बड़े सलीके से मुझे पेश की। चाय, मिठाई, केक, समोसे और नमक पारे सब ही कुछ था। एक बात है, मोतीराम के बच्चे बड़े होनहार और सलीके वाले हैं। बहुत जी खुश हुआ। चाय के बाद कुछ वक्त आराम से गुजरा। फिर मीना ने मेरी गोद में बैठे बैठे मुझसे एक कहानी सुनी। बंटू ने हिसाब के चंद सवाल मुझसे हल कराए।
इतने में अंदर के कमरे से मुन्ने की रोने की आवाज आई। गालिबन मुन्ना, जो पिंगोड़े में पड़ा सो रहा था और अभी सिर्फ 1 साल का था, जाग गया था। पुश्ती से वहां से ले आई और खुद किचन में मुन्ने के लिए दूध गर्म करने लगी। मुन्ना रोने लगा तो बबलू ने इसे जल्दी से मेरे हेड पर बिठा दिया और बोला, देखिए अंकल, मुन्ना आपकी हेड पर बैठा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। सब बच्चे मुन्ने को देखकर हंस रहे थे। मुन्ना भी इन्हें देखकर हंसने लगा। इसे वो हेड जिस पर वो बैठा हुआ था बहुत पसंद आया। थोड़ी देर तक वो इसके कोने पकड़कर खेलता रहा, फिर वो इसे कमोड की तरह इस्तेमाल करने लगा। पुश्ती दौड़ी दौड़ी आई और मुन्ने को हेड समेत उठाकर गुस्लखाने में ले गई। थोड़ी देर बाद मुन्ने को तो वो नहला धुलाकर बाहर ले आई, मगर मेरा हेड वहीं छोड़ आई। थोड़ी देर के बाद साथ के कमरे से बबलू और पप्पू के लड़ने की आवाज आई। मैं भाग कर गया कि देखूं क्या माजरा है। देखा तो दोनों एक दूसरे से गुत्तम गुत्था थे। बबलू पप्पू से कह रहा था, निकाल चवन्नी, निकाल चवन्नी, नहीं तो गला घोंट दूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग किया और बबलू से पूछा, काहे की चवन्नी बेटा, काहे की चवन्नी मांग रहा है? बबलू रोते रोते बोला, पप्पू ने मुझसे शर्त लगाई थी कि ये अंकल का बूट है, इनका सैंडल नहीं बन सकता। मैंने कहा बन सकता है। वो बोला बन सकता है तो बना के दिखाओ, मैं तुझे चवन्नी दूंगा। मैंने बनाकर दिखा दिया। अब वो चवन्नी नहीं देता। तुम ही देखो अंकल, सैंडल बना है कि नहीं। इसने मुझे मेरा बूट दिखाया। मैंने घबरा कर देखा। बबलू ने गालिबन किसी ब्लेड या कैंची से मेरे जूते की टो को काट दिया था। एड़ी के ऊपर का चमड़ा भी तराश डाला था। बेचारे ने बड़ी मेहनत से मेरे बूट का सैंडल बनाया था और इस पर पप्पू की नालायकी देखिए कि इसे चवन्नी तक नहीं दे रहा था। खून मेरी रगों में जमने लगा था और खौफ और गुस्से से मेरे हाथ पांव ठंडे होने लगे थे कि इतने में पुश्ती मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और बोली, अंकल मैंने आपका हेड धोकर प्रेस कर दिया था। इतना कहकर इसने कोई चीज मेरे हाथ पर लाकर रख दी। ये मेरा फ्लैट हेड था जो अब गांधी कैप बन चुका था। मैं इसकी तहें खोलकर इसे देखने वाला था कि जोर की चीख मारकर मेरे हाथ से हेड छीन लिया और इसे मेरी छड़ी की नोक पर रखकर घुमाने लगा। सब बच्चे खुशी से गालिबन हंसने लगे। मीना खुशी से कहकहे लगाते हुए बोली, सर्कस का जादूगर, सर्कस का जादूगर। इतने में बबलू मियां मेरा कोट लेकर मेरे पास आए। सर्कस का खेल अब होगा। ठीक है, सर्कस ही सही। मेरा दिल बैठने लगा। आप जोकर हैं? बिलाशुबा मैं जोकर हूँ। मीना मेरी गोद में बैठे बैठे ताली बजाकर बोली, आहा अंकल जोकर, अंकल जोकर। बंटू बोला, अब जोकर बनना है तो ठीक तरह मेकअप करवा लो अंकल। किस तरह करवा लूं मेकअप? मैंने लरस कर पूछा। टल्लू बोला, मैं अंकल को जोकर बनाता हूँ। टल्लू घर के अंदर के किसी कोने से एक पुराना गुब्बारा लाया। इसका एक हिस्सा फुलाकर इसने मेरी नाक की नोक पर बांधा। बबलू ने अपने पेंट बॉक्स में सच्चे लाल रंग की रोशनाई निकालकर मेरे रुखसार लाल किए। बंटू ने मेरे होंठ काले किए। मेरी टोपी के ऊपर के कोने पर गोंद लगाकर लाल पीले हरे कागजों का एक पंदाना सा लगा दिया। अब मैं जोकर था और बच्चे मेरी चारों तरफ खुशी से नाच कूद रहे थे। बंटू ने मेरी टांगों के दरमियान मेरी छड़ी रख दी और सब एकदम हल्ला बोलकर इस पर सवार हो गए। छड़ी चरचरा कर टूट गई और मैं बच्चों समेत फर्श पर गिर पड़ा। अभी उठने भी ना पाया था कि मुन्नी ने ताली बजाई। घोड़ा घोड़ा और उचक मुझ पर सवार हो गई। इसके सवार होने की देर थी कि टल्लू ने भी मुझ पर छलांग लगाई और मेरी गर्दन पर आ रहा। फिर बंटू और बबलू भी एक दीवार से जुस्त लगाकर मेरी पीठ पर सवार हो गए। इतना जोर का हमला था कि घोड़ा बीच में पिचक गया और फर्श पर गिर पड़ा। फिर 2-3 घूंसे धक्के मुक्के लगे। वो चीखम धाड़ मची कि कान पड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। थोड़ी देर बाद जब बच्चे अलग हुए तो मैंने अपना जायजा लिया। चेहरा बूतों का सा, बाल नचे कसे, कमीज और पतलून तार तार, खोट दज्जियां दज्जियां, चेहरे पर अनगिनत खराशें। बाकी बदन का क्या हाल था ये तो एक्सरे करने के बाद ही पता चलेगा। घड़ी का फीता अलग होकर एक तरफ को लटक रहा था। मैंने इसे दोबारा कलाई पर बांधने की कोशिश करते वक्त देखा 9:30 बज चुके थे। अभी तक वो लोग नहीं आए थे। बहरहाल मैं अब ज्यादा देर नहीं रुक सकता था। मैंने अपने आप को संभाला। एक पाँव में बूट, दूसरे में सैंडल और हाथ में टूटी हुई छड़ी लेकर उठने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। पुश्ती ने भाग कर दरवाजा खोला। मिस्टर और मिसेस राम थे।
आते ही मुझे देखकर खिलखिलाकर हंसने लगे। तो आप भी बच्चों में बच्चे बन गए। वाह, क्या जोकरों की सी सूरत बना रखी है आपने। मिसेस मोतीराम चहकी। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, मगर मैं किसी तरह पी गया। अपनी कपकपाती हुई आवाज को दबाते हुए धीरे से बोला, आप लोग वहां से हो आए? नहीं भाई साहब, मिसेस मोतीराम बोली। जिनके यहाँ हम गए थे वो लोग तो मिले ही नहीं, इसलिए हम लोग पिक्चर देखने चले गए। पिक्चर देखने चले गए, मैंने दिल ही दिल में दान पीस कर कहा, और यहाँ ये गत बन गई। मैंने जल्दी से इजाजत चाही तो बंटू मेरे करीब आकर बोला, अंकल ये लीजिए 7 आने। 7 आने? काहे के 7 आने बेटा? चाय का सामान नहीं आया था? बिंटू बोला, अम्मी ने मतखाना बंद कर गई थी। मैं आपकी कोट की जेब से 10 रुपए निकाल कर ले गया था, इसमें से 7 आने बचे हैं, ये लीजिए। मिसेस मोतीराम खुश होकर बोली, मेरा बेटा बंटू हिसाब का बड़ा खरा है, कभी एक पाई उधर से उधर नहीं करता। ले लीजिए ना, आप ही के पैसे तो हैं। मैं गुस्से में थर थर कांपने लगा, मेरा खून अब खोलने लगा था। इस वक्त अगर मैं एक आतिशफशां पहाड़ होता तो फौरन फट पड़ता, मगर मैं तो एक मजबूर इंसान था। मैंने सर झुका लिया और कुछ कहे बगैर फौरन उनके घर से निकल गया। इस दिन से मैंने तहैया कर लिया था कि आइंदा कभी किसी दोस्त की मुसीबत के वक्त मदद नहीं करूंगा, मगर समझ में नहीं आता कि क्या करूं। जब तक इस दुनिया में हम होंगे और दोस्त भी होंगे तो मुसीबतें आती ही रहेंगी, और हमारे और आपकी तरह के लोग इसमें फंसते ही रहेंगे।